हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, रिटन बाय माइकल मोरपुर्गो। द फुल नेम ऑफ माइकल मोरपुर्गो इज माइकल एंड्रयू ब्रिज मोरपुर्गो। ये एक इंग्लिश बुक ऑथर हैं, पोइट हैं, लिबरेटिस्ट हैं और चिल्ड्रंस बुक्स के लिए बहुत फेमस हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है वॉर हॉर्स। ये बुक बच्चों के लिए ही लिखी है, तो इस प्रकार से इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी डेट्स, फैक्ट्स, ईयर्स देखने को मिलेंगे। ये डेट और फैक्ट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इनसे हमें पता चलता है कि पास्ट में कोई भी इंसिडेंट कब घटा, कब घटित हुई वह घटना, ये हमें पता चलता है। जैसे भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो ये हमें एक डेट से ही पता चलता है। आपके चैप्टर के शुरुआत में कुछ डेट्स दी हुई हैं, जैसे 4 जुलाई 1776। जैसे भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसी प्रकार से अमेरिका में इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर हुई? 4 जुलाई 1776 को। अगली डेट आपके पास 17 दिसंबर 1903। आपने नाम सुना होगा ऑरविल राइट और विल्बर राइट। इनको राइट ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था और 12 सेकंड, जब इन्होंने उसको प्लेन को उड़ाया तो 12 सेकंड ये हवा में रहे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है डेट से, ये हमें पता चल रहा है। अगर 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के एक सिटी हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिरा दिया था। इस डेट को आगे 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को क्या हुआ था? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी इस दिन। अगर हम अगली डेट देखें 12 अप्रैल 1961, आपने नाम सुना होगा यूरी ए गागरिन। यूरी ए गागरिन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। और अगर हम अगली डेट की बात करें 20 जुलाई 1969, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को, 1969 को। इस प्रकार से ये डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस चैप्टर में भी जो ब्रिटिशर्स हैं और जो जर्मन हैं, उनके बीच में एक वॉर चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। और कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी डेट क्या है? 1914 से लेकर 1918 तक, यानी कि 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला। और उसी युद्ध में 1914 की एक घटना का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है, जिसको एक अधिकारी ने, एक ऑफिसर ने, एक आर्मी ऑफिसर ने एक्सप्लेन किया है। और उस आर्मी ऑफिसर ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया? उसको एक लेटर के माध्यम से एक्सप्लेन किया। उसने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा और वह लेटर किसको मिला? इस राइटर को मिला। अब ये राइटर हमें बता रहा है कि उस लेटर में क्या क्या लिखा हुआ था और किस प्रकार से वह लेटर उस ऑफिसर की पत्नी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बन गया। आइए चलते हैं हम चैप्टर की ओर कि चैप्टर में क्या है। कहानी शुरू होती है और कहानी कौन शुरू करता है? नरेटर माइकल मोरपुर्गो हमें बताता है कि डॉर्सेट, जो इंग्लैंड का एक स्थान है, एक प्लेस है, उसमें एक मार्केट है ब्रिडपोर्ट।
कि ये ब्रिडपोर्ट की मार्केट में जाता है और वहाँ पर एक जंक शॉप पे जाता है। जंक शॉप क्या होती है? सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कबाड़ी की दुकान, जहाँ पे आपको सेकंड हैंड कोई भी चीज़ है वो मिल जाती है। तो वहाँ पर इसको एक डेस्क मिली, रोल टेप डेस्क। रोल टेप डेस्क क्या होती है? पहले बनाई जाती थी। इनमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं, इनको लिखने के लिए भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो रोल टेप डेस्क बहुत पुरानी थी, सेकंड हैंड थी, और जो नरेटर है, नरेटर जो कहानी बता रहा है, ऑथर जो कहानी को एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है कि मैंने उसे खरीद लिया। ये ओक एक लकड़ी है, बलूत का वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी की बनी हुई थी, और सेलर ने बताया था कि 19th सेंचुरी के शुरू में ही ये रोल टेप डेस्क बना दी गई थी। अब ये जंक शॉप पे है, यानी कि कबाड़ी की दुकान पे है, और वह इसको बहुत ही कम पैसों में बेच रहा था। हालांकि राइटर कहता है कि मुझे इसकी जरूरत थी, लेकिन एक्सपेंसिव होने के कारण मैं नई नहीं खरीद सका, न्यू डेस्क नहीं ले सका, तो मैंने इसको खरीद लिया। इसकी कंडीशन बहुत बेकार हो रखी थी। इसकी एक लेग, यानी कि जो पाए होते हैं डेस्क के, वो तो अनस्किल्ड फुली रिपेयर की हुई थी, बेकार से रिपेयरमेंट उसकी की हुई थी। बाकी साइड्स भी इसकी जली हुई थी। लेकिन फिर भी ये इसको अपने गैराज में ले आया, और गैराज में ला करके इसने एक दिन क्रिसमस ईव को, यानी कि जो क्रिसमस का दिन है, उस दिन इसको रिपेयर करने का सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूंगा और इसको अपने लिए कामयाब बना लूंगा। अब ऑथर ने, नरेटर ने उस डेस्क को पूरी तरह से खोल दिया, और खोल करके उसमें देखा कि जो उसकी विनीर है, VENEER, विनीर होता है एक डेकोरेटिव वुड, एक सजावटी लकड़ी जो उसके ऊपर लगी हुई थी, कि वो भी जगह जगह से उठी हुई थी, उखड़ी हुई थी। और इसने उसकी जितनी भी ड्रॉर्स थी सारी बाहर निकाल दी, लेकिन एक ड्रॉर वहीं पे स्टक हो गई, वो निकल नहीं रही थी बाहर। इसने अपनी पूरी फोर्स लगाई, ब्रूट फोर्स, अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी फिस्ट को रखा और उसको बाहर खींच दिया। लेकिन खींच करके उसमें से क्या निकला? अ ब्लैक बॉक्स ऑफ टिन का बना हुआ एक ब्लैक बॉक्स निकला। उस ब्लैक बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट जो टेप है, उससे एक पेपर चिपका हुआ था लाइन वाला। जैसे हमारी नोटबुक्स होती है लाइनिंग वाली, ऐसे लाइन वाला एक पेपर चिपका हुआ था, और पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915। कि जिम का लास्ट लेटर, जिम किसी का नाम है, इसका पूरा नाम है जिम मैकफरसन। जिम मैकफरसन जो ऑफिसर है, इसकी वाइफ का नाम है कॉनी, कि कॉनी ने ये चीज लिखी है। कॉनी को लेटर मिला होगा अपने पति का, जिम मैकफरसन का, उसने उसके ऊपर एक चीज लिख दी, उसके ऊपर पेस्ट कर दिया सेलो टेप से कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915, और उसको ब्लैक बॉक्स में डाल करके रख दिया। अब ये लेटर किसको मिला? राइटर को मिल गया, क्योंकि वो जो डेस्क है वो बेच दी गई, किसको? जंक शॉप पे बेच दी गई। वहां से ये उसको लेकर के आया, और जब ये इसको खोल रहा है उसमें से एक टिन बॉक्स मिलता है, और उस पर क्या लिखा हुआ है? एक चीज और लिखी हुई है इस पे कि जब भी मैं मरूंगी, जब भी मेरा समय आ जाएगा, तो ये लेटर जो है मेरे साथ दफना दिया जाए। नरेटर इसको देखता है और बड़ा हैरान होता है, सोचता है इस बॉक्स को खोलूं कि ना खोलूं, क्योंकि किसी की चीजें देखनी नहीं चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है। नरेटर अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने उस बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स को खोल करके उसमें से निकला एक एनवलप, एक लेटर निकला, और उस लेटर पे एक डेट लिखी हुई थी, और डेट क्या थी? 26 दिसंबर 1914, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। एड्रेस क्या लिखा हुआ था? मिसिज जिम मैकफरसन, 12 कूपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। भाई जब कोई किसी को लेटर लिखेगा तो एड्रेस तो लिखेगा ना, तो जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी को लिखा,
लेटर, और पत्नी को क्या कहा, मिसिज, यहाँ पे मिसिज जिम मैकफर्सन। अब देखो कोई मिस्टर अशोक शर्मा है तो उसकी घरवाली क्या बन जाएगी, मिसिज अशोक शर्मा। कोई अमित वर्मा है, घरवाली क्या बन जाएगी, मिसिज अमित वर्मा। तो यहाँ पर जिम मैकफर्सन की वाइफ का नाम तो है कॉनी, लेकिन जो एड्रेस लिखा उसने लिखा मिसिज जिम मैकफर्सन, और ये पूरा एड्रेस है उसके हाउस का, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। कहाँ से लिखता है जिम ये लेटर लिखता है युद्ध में, जब वो युद्ध में है 1914 में, 1914 में जब पहला विश्व युद्ध चल रहा है तब वो इस लेटर को लिखता है। अब लेटर जब लिखा तब डेट थी ये 26 दिसंबर 1914, लेकिन वहां से पहुंचते पहुंचते कब पहुंच गया इसके पास, जनवरी 25, 1915 में। ये चैप्टर 3 पार्ट्स में है, अभी तक हमने इसका पहला पार्ट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट क्या है, जो नरेटर है वो उस लेटर को निकाल लेता है, उस पर डेट्स पढ़ता है कि ये कब लिखा गया, 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था, और अगले साल जनवरी में 1915 में ये किसको मिला था, जिम की वाइफ को मिला था, कॉनी को मिला था। अब ये इस लेटर को पढ़ता है कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। अब लेटर की शुरुआत होती है डियरेस्ट कॉनी के साथ। डियरेस्ट कॉनी मतलब अपनी पत्नी को वो एड्रेस कर रहा है एक इनफॉर्मल तरीके से, और इसमें एक घटना को एक्सप्लेन करता है। लेटर उसने लिखा था 26 दिसंबर 1914 को, और घटना का डिस्क्रिप्शन कौन सी है, 25 दिसंबर 1914 की, यानी कि क्रिसमस के दिन की घटना को वो एक्सप्लेन करता है और कहता है कि हम यहाँ पर युद्ध के मैदान में हैं, एक तरफ जर्मन सोल्जर्स हैं और एक तरफ हम ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्रिट्ज है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, जो टॉमी है वो ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं उनके लिए यूज किया गया है। टॉमी एक फॉर्मल नेम है, ब्रिटिशर्स के बीच में एक फॉर्मल, किसी भी बच्चे को हम टॉमी नाम कह सकते हैं प्यार से, और जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनके लिए फ्रिट्ज वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो ये कहता है कि 25 दिसंबर 1914 को, यानी कि क्रिसमस वाले दिन हम सभी अपने ट्रेंचेस में थे। ट्रेंचेस एक गड्ढे खोद के रखते हैं आर्मी वाले और उनमें छिपे रहते हैं, कि हम अपने ट्रेंचेस में थे और जो जर्मन सोल्जर्स थे वो अपने ट्रेंचेस में थे, कि तभी एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ। और वो क्या हुआ कि जर्मन सोल्जर्स की तरफ से एक सोल्जर ने वाइट फ्लैग, सफेद रंग का झंडा ऊपर लहरा दिया। वाइट फ्लैग किस चीज का सिंबल होता है, सरेंडर का, कि समर्पण कर रहे हैं। और उधर से जब हमने ये देखा तो उधर से एक आवाज आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। सोल्जर्स के नाम नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बात लीक हो जाती है, वहां पे कौन ऑफिसर है कौन सोल्जर्स है। बस क्या कर दिया, ब्रिटिश सोल्जर के लिए टॉमी और जर्मन के लिए फ्रिट्ज। जो फ्रिट्ज है, जो जर्मन सोल्जर हैं, उन्होंने क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और इधर से रिप्लाई में जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने भी क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस। और जिम मैकफर्सन इस बात से थोड़े आहत हुए, उनको लगा कि ये चीटिंग हो सकती है, कि वो हमारे पास जब आ रहे हैं, हमें हैप्पी क्रिसमस कहने के लिए आ रहे हैं, तो हो सकता है हमारे साथ धोखा कर रहे हो, हमें मारने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो जिम मैकफर्सन लेटर में डिस्क्राइब करते हैं कि मैंने अपने सोल्जर्स को क्या कहा कि तुम वापस अपने ट्रेंचेस में ही रहो, लेकिन कोई भी नहीं रुका। और उधर से जो जर्मन सोल्जर्स हैं, फ्रिट्ज हैं, वो भी बाहर आ गए। और इस प्रकार से मैकफर्सन अपने लेटर में इन चीजों का जिक्र करता है। नरेटर माइकल मोरपुगो लेटर को पढ़ रहा है। किसका लेटर है, जिम मैकफर्सन का लेटर। उसकी पत्नी के नाम, उसकी वाइफ के नाम, कॉनी के नाम है। और जिम मैकफर्सन आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही जर्मन सोल्जर्स जो फ्रिट्ज हैं वो बाहर आए, और उनकी यूनिफॉर्म कैसी थी, ग्रे कलर की, वो ग्रे कोट्स पहने हुए थे, वाइट फ्लैग लेकर के आते हैं, और उनके हाथों में क्या है,
उनके हाथों में है स्नैप्स। ये एक ड्रिंक है जो ग्रेन से बनाई जाती है और जर्मन ड्रिंक है। वो अपने हाथों में ये ले रहे हैं। और सॉसेज, सॉसेज एक प्रकार का मीट है जिसको अगर थोड़ा पार्ट खाया जाएगा तो कोल्ड खाया जाएगा और ज़्यादा पार्ट खाएंगे तो उसको पका करके खाएंगे। यानी कि थोड़ा खाएंगे तो कच्चा भी खा सकते हैं, कोल्ड भी खा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सॉसेज खाएंगे तो उसको पका कर खाना पड़ता है। तो वो बाहर आ गए इनको लेकर के और वो इन्वाइट करने लगे किसको? ब्रिटिश सोल्जर्स को, कि हमारे साथ क्या सेलिब्रेट करो? क्रिसमस सेलिब्रेट करो। अब ग्रे कलर जो जर्मन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म का है और खाकी कलर जो ब्रिटिशर्स सोल्जर्स की यूनिफॉर्म का है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के क्या करने लगे? क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे। नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड, किसी की भी कोई धरती नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई दायरा नहीं। अब वो दोनों एक दो सब कुछ भूल गए कि हमारे देश की एक सीमा है, एक लाइन है जिसको हमें क्रॉस नहीं करना है। लेकिन नो मैंस लैंड पे वो जाकर के क्या करने लगे? सेलिब्रेट करने लगे। जिम मैकफर्सन भी कहता है कि मैं भी इसका एक हिस्सा था, कि जब दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों देशों के सोल्जर्स एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोनों देशों की आर्मीज, जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स इंजॉय कर रहे थे क्रिसमस को। और जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी को लेटर में आगे बताते हैं कि उन्होंने सामने से देखा कि जर्मन सोल्जर्स का एक ऑफिसर जिसका नाम है हैंस वॉल्फ, जो एक जर्मन ऑफिसर है, वो उसकी तरफ आता है और जिम मैकफर्सन की तरफ आकर के हाथ बढ़ाता है और उसको हेलो विश करता है और कहता है हैप्पी क्रिसमस। और रिप्लाई में जिम मैकफर्सन भी उसको विश करता है। हैंस वोल्फ बताता है कि जर्मन में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक प्लेस है जिसका नाम है डसलडॉर्फ, और वह वहां पर क्या था? शैलो। शैलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हैंस वोल्फ डसलडॉर्फ में उसको क्या करता था? प्ले करता था। और एक ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा आपको पता है मैरिजेस में आप देखते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं, डांस करते हैं। तो हैंस वोल्फ जो है जिम मैकफर्सन को बताता है कि डसलडॉर्फ में वह एक ऑर्केस्ट्रा में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है? चेलो, उसको प्ले करता था। इधर जिम मैकफर्सन भी उसको बताता है कि मैं डोरसेट प्लेस, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वेस्ट इंग्लैंड में एक डोरसेट प्लेस है, डोरसेट स्थान है, और मैं वहां पर क्या था? एक स्कूल टीचर था। जिम मैकफर्सन उस लेटर में आगे क्या लिखते हैं और ये सब बातें हमें कैसे पता चल रही हैं? ये बातें पता चल रही है माइकल मोरपुर्गो से, क्योंकि माइकल मोरपुर्गो को उस डेस्क से वो लेटर मिला था जो जिम ने अपनी पत्नी को लिखा था। अब जिम आगे अपनी पत्नी को क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हैंस वोल्फ के साथ जिम मैकफर्सन बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं? जब हैंस वोल्फ ये सुनता है कि जिम मैकफर्सन डॉर्सेट वेस्ट इंग्लैंड का है, तो हैंस वोल्फ कहते हैं कि मैंने उस प्लेस के बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, और इंग्लैंड के बारे में मैंने बहुत चीज़ें जानता हूँ। जिम मैकफर्सन कहते हैं कि हैंस वुल्फ जानता जरूर था लेकिन कभी इंग्लैंड में आया नहीं था। उसको जितनी भी जानकारी थी वो सारी किताबों से थी। और फिर बात चल पड़ी किताबों की। हैंस वोल्फ के फेवरेट राइटर कौन है? जिम मैकफर्सन ने ये जाना। और कौन है फेवरेट राइटर? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी हैंस वोल्फ के फेवरेट ऑथर हैं। और हैंस वोल्फ ने थॉमस हार्डी की बुक को पढ़ा है। किसको? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये बुक हैंस वोल्फ ने पढ़ी है। इसके बाद जिम और हैंस आपस में बात करते हैं इस बुक के कैरेक्टर्स के बारे में। और कौन कौन से कैरेक्टर्स? एक तो है बैथसेबा, एक गैब्रियल ओक और एक सार्जेंट ट्रॉय। इस तरह से बुक के बारे में बात करते हुए वे कुछ शेयर भी कर रहे हैं। जिम और हैंस क्या शेयर कर रहे हैं? रम। रम जो जिम मैकफर्सन है वो उसको देता है। किसको? हैंस को। सॉसेज हैंस जिम को देता है। और एक है मार्जीपन। मार्जीपन एक केक है, एक प्रकार की स्वीट है
जो केक के ऊपर उसको बनाया जाता है। एग से बनती है, आलमंड से बनती है, ठीक है, शुगर से बनती है, शुगर, आलमंड और बहुत सारी चीजों को मिला करके मार्जिपन केक बनाया जाता है। और ये केक जिम की वाइफ कॉनी ने भेजा था उस समय उनके लिए। तो जिम और हैंस इस केक को भी इंजॉय करते हैं और हैंस इस केक की बड़ी तारीफ करता है मार्जिपन की, कहता है कि मैंने ऐसा केक जिंदगी में कभी नहीं खाया है। जिम अपनी पत्नी कॉनी को यह बात लेटर में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वी आर एनिमी, हम दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी हम इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। जिम मैकफरसन और हैंस वॉल्फ बात ही कर रहे थे कि अब वहां पर अचानक से कोई फुटबॉल लेकर के आ जाता है। कोई सोल्जर ले आया होगा फुटबॉल और वो फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। जो जर्मन सोल्जर्स के ग्रे कोट्स थे, उनकी जो यूनिफॉर्म थी, उन्होंने क्या किया, उसके गोल पोस्ट बना दिए। 2 गोल होते हैं ना अपोजिट, एक उस टीम का एक उस टीम का, तो वो दोनों खेलने लग गए। और इधर जिम और हैंस दोनों एंजॉय कर रहे थे और दोनों बातें करते हैं। हैंस कहता है कि हम कैसे इस युद्ध को सुलझा सकते हैं, ये जो युद्ध हो रहा है इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, एक फुटबॉल मैच से कर सकते हैं। कि जैसे ये दोनों आर्मीज, जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स आपस में खेल रहे हैं, सब कुछ भुलाकर खेल रहे हैं, तो ऐसा ही क्यों ना कोई मैच हो जाए फुटबॉल का कि जिससे कि ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं, 2 देशों के बीच में युद्ध खत्म हो जाए। हैंस कहते हैं कि इसके बाद ना तो कोई बच्चा अनाथ होगा, ऑर्फन होगा, ना लोग मरेंगे, ना किसी की वाइफ विधवा होगी, विडो होगी, तो कितना अच्छा हो। जिम मैकफरसन कहते हैं कि मुझे लगता है इससे बेटर क्रिकेट का मैच रहेगा, क्योंकि क्रिकेट के मैच में हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं क्रिकेट खेलने में और वो जीत जाएंगे, और फुटबॉल तो खेलने में आपके प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। और तभी क्या होता है, जर्मन सोल्जर्स उस मैच में जीत जाते हैं 2 गोल से। और हैंस जिम को कहता है कि डोंट वरी, ये आपका फॉल्ट नहीं है, आपके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है। कैसा कि जो हमारा गोल था ना जर्मन सोल्जर्स का, वो बहुत दूर था, तो ब्रिटिश सोल्जर्स को बड़ा प्रयास करना पड़ता था और आपका गोल नज़दीक था, इस वजह से हमारी जीत हुई है। यानी कि उसको मायूस नहीं होने देते हैंस वॉल्फ जिम मैकफरसन को। इसके बाद जिम मैकफरसन हैंस को कहते हैं कि मैं ऐसी होप करता हूं कि जल्दी से आप अपने फैमिली को मिलें। और हैंस भी कहते हैं कि हर सोल्जर यही चाहता है कि वो अपने परिवार के पास जाए, ये युद्ध ना हो। ये दोनों देशों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पता नहीं क्यों युद्ध कर रही हैं। इस प्रकार से सभी सोल्जर्स एक दूसरे को विश करते हैं। हैंस वॉल्फ और जो जिम मैकफरसन हैं वो भी एक दूसरे को विश करके अपने अपने ट्रेंचेस में, यानी कि अपने अपने ट्रूप्स में, अपने अपने कैंप्स में चले जाते हैं। जिम मैकफरसन अपने लेटर में अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए आगे क्या बताता है, ये लेटर कौन पढ़ रहा है, माइकल मोरपुर को। और जिम बताता है अपनी वाइफ को कि रात को वो अपने डगआउट में, डगआउट मतलब अपने अपने कैंप में थे, अपने अपने जो टेंट लगाए हुए थे उनमें थे, और तभी रात को उनको आवाज सुनाई देती है कि जर्मन सोल्जर्स एक कैरोल सिंग कर रहे हैं। कैरोल क्या होता है, एक तराना, एक गाना, किसी भी गीत को, जैसे हम अपने इंडिया में अपने देश के लिए देशभक्ति गीत गाते हैं, तो ऐसे ही जर्मन सोल्जर्स ने भी एक गाना गाया, स्टिले नैच साइलेंट नाइट। और इसके रिप्लाई में, क्योंकि ये गाना गा रहे हैं, ये सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, जो जिम मैकफरसन के सोल्जर्स हैं, वो गाते हैं वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड। तो दोनों अपने अपने देश का गाना गाते हैं, अपने अपने देश के लिए। और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है, जिम मैकफरसन सोचते हैं कि जल्दी से ये युद्ध खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सभी सोल्जर्स अपने घरों को चले जाएंगे। और जिम अपनी वाइफ को कहते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर की क्रिसमस है ना, वो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसा जिम होप करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं, योर्स लविंग जिम। इस प्रकार से माइकल एंड्रयू ब्रिज मोरपुर्गो, जो राइटर का पूरा नाम है ऑथर का, वो इस लेटर को पढ़ता है
और पढ़ने के बाद इसको वापस टिन बॉक्स में रख देता है। यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त हो जाता है। अब पार्ट 3 शुरू होता है। नरेटर पूरी रात सोचता रहता है कि मैं क्या करूं। अगली सुबह वह उठता है और कहाँ पर जाता है, इस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर जिम मैकफरसन की वाइफ कॉनी रहती थी। एड्रेस है ब्रिडपोर्ट 12 कोपर बीचेस डॉरसेट, जो इंग्लैंड में है, वेस्ट इंग्लैंड में है। और इसकी तलाश करता है कि इस एड्रेस पे जाऊंगा और मैं ये लेटर उनको दूंगा, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा क्या थी। सबसे पहले ही हमने पढ़ा था, जब लेटर उसको मिलता है और उस पर लिखा होता है 25 जनवरी 1915 कि जब मैं मरूं या जब मेरा अंत समय आए तो ये मेरे साथ हो। कौन लिखती है ये बात? कॉनी। उसने उस टिन बॉक्स में उसको लेटर को डाल करके उसके ऊपर सेलो टेप से चिपका करके एक पेज रख दिया था। अब राइटर के मन में एक बात आती है कि मैं उसको ये लेटर दूं, और ये चल पड़ता है ब्रिडपोर्ट की ओर। रास्ते में कुछ मील जाने के बाद एक लड़के से पूछता है, जो अपने डॉगी को वॉक करा रहा था, कि ये एड्रेस कहाँ पर है। वो लड़का नरेटर को ये एड्रेस बता देता है। फिर वहाँ जाकर के देखता है कि उस घर की तो छत ही नहीं है, आसपास की जो दीवारें हैं वो भी लकड़ी की बनी हुई हैं, लकड़ी से, और वो भी जली हुई हैं, और वहाँ पर कोई नहीं है। तब नरेटर सोचता है क्यों ना किसी नेबर को पूछा जाए। तब पड़ोस में एक दरवाजे को नॉक करता है और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। अपने आकर के बाहर उसको पूछता है कि मुझे कॉनी से मिलना है, जो मिस्टर जिम मैकफरसन की वाइफ है। वह बूढ़ा आदमी नरेटर को बताता है कि वह तो आजकल कंफ्यूज सी रहती है, और हो सकता है उसकी उम्र 101 साल हो गई हो। 101 साल की, 101 ईयर्स ओल्ड, शायद बुढ़ापे में इस वजह से वह कंफ्यूज रहती हो। और उसके घर को आग लग गई थी क्योंकि वह कैंडल्स बहुत ज्यादा जलाती थी, और कहती थी कि लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो बहुत महंगी है, तो शायद इस वजह से घर में आग लग गई हो। लेकिन कुछ भी कारण नहीं पता कि आग क्यों लगी। तब फिर नैरेटर पूछता कि चलो कोई बात नहीं, आग भी लग गई, 101 साल की वह हो भी गई, लेकिन है कहां? वह बूढ़ा आदमी एक्सप्लेन करता है कि नाउ सी इज इन आ नर्सिंग होम। अब एक नर्सिंग होम में रहती है, और नर्सिंग होम का नाम क्या है? बर्लिंगटन हाउस। कि बर्लिंगटन हाउस एक नर्सिंग होम है, वहां रहती है। और कहां पे है ये? डोरचेस्टर रोड। कहां पे है? डोरचेस्टर रोड पे ये नर्सिंग होम है। अब नरेटर वहां पे पहुंच जाता है। वहां जाकर के देखता है नर्सिंग होम पूरी तरह से सजा हुआ है, क्रिसमस के गिफ्ट वहां पर रखे हुए हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किए हुए हैं। और तब जाकर के वहां कहता है कि मुझे कॉनी से, यानी कि मिसिज जिम मैकफरसन से मिलना है, जो मैट्रन होती है। मैट्रन जो वहां पे केयर करती है, केयर टेकर। वह राइटर को बोलती है, ऑथर को बोलती है कि आप आए हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो मिलने कभी कोई आता ही नहीं है, वह तो बड़ी खुश हो जाएगी तुम्हें देख करके। और तुम कौन हो? कहता है मैं उसका एक दोस्त हूं। और आकर के नरेटर उस महिला को, मिसिज जिम मैकफरसन मतलब कॉनी को देखता है, उसको हैप्पी क्रिसमस बोलता है, और वो टिन बॉक्स, ब्लैक कलर का जो टिन बॉक्स है, उसको थमा देता है। और उसको पूरी कहानी एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से आपका जो डेस्क है, रोल टेप डेस्क है, वो मुझे एक जंक शॉप से मिला है, मैं उसको ले गया था, उसमें से ये लेटर मिला है। अभी तक तो कॉनी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जैसे ही लेटर को देखती है, बोलती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे। और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और क्या कहती है कि जिम प्लीज सिट डाउन। वो उसको क्या समझ बैठती है? अपना पति समझ बैठती है। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उसको नहीं पता है कि ये नरेटर है, कि ये तो माइकल मोरपुर को है। वो उसको अपना पति समझ बैठती है और कहती है कि प्लीज सिट डाउन, और मुझे पता था तुम जरूर आओगे, और मैंने इस लेटर को बार बार पढ़ा है,
और मैं चाहती हूं कि तुम इस लेटर को पढ़ो और तुम पढ़ करके मुझे सुनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूं। और ऐसा कह करके मिसिज जिम मैकफरसन माइकल मोरपुर्गो के चीक्स, गालों को किस कर लेती है और माइकल मोरपुर्गो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। तो हमें क्या पता चलता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनका लाइफ कितना भयावह होता है, उनके जीवन का पता नहीं कब अंत आ जाए, और उनके जीवन के अंत होने से पीछे बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, जो वाइफ्स हैं वो विडो हो जाती हैं और माँ बाप का जो सहारा है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कोनी एक बात और कहती है कि यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, कि तुम आए हो ना, तुम मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो। उसको जिम समझते हुई, अपना पति समझते हुई ऐसी बात कहती है। इस प्रकार से हमने पूरी कहानी को समझा, सुना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।